आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण की। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अर्थ क्या होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रमुख संरक्षण कौन से हैं, उनके कार्य और अधिकार क्या क्या होते हैं, और साथ ही हम जानेंगे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विषय में। प्रशासनिक अधिनिर्णय की लोकप्रियता के क्या कारण हैं, इसके क्या लाभ है, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइला टॉक्स चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं और अभी तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करेंगे प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अर्थ की। सामान्य न्यायालयों से हटकर जब किसी स्वतंत्र न्यायिक किस्म के अभिकरण का गठन शासन करता है तब उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक अभिकरण कहा जाता है। इन्हें शक्तियां भी शासन ही प्रदान करती है और इनका स्रोत जो है वो संविधान भी हो सकता है। प्रशासन में प्रशासनिक अधिनिर्णय के महत्व को देखते हुए सिविल सेवा न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती है। एक सामान्य न्यायालय होता है जिसके विषय में सबको ज्ञात है, लेकिन इन न्यायालयों से हटकर अगर किसी ऐसे न्यायिक अभिकरण को या न्यायिक कोई अर्ध न्यायिक अभिकरण का अगर स्थापना की जाती है तो वो कहलाता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है गवर्नमेंट ही बनाती है और संविधान के अंतर्गत इनके प्रावधान भी दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी न्यायाधिकरण का गठन हो सकता है, किया जा सकता है। भारत में प्रमुख प्रशासकीय न्यायाधिकरण कौन कौन से हैं, उनके विषय में हम जान लेते हैं। तो निम्नलिखित जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो हैं: पहला आयकर अपील न्यायाधिकरण, दूसरा रेलवे रेंट न्यायाधिकरण, तीसरा श्रम न्यायालय, चौथा औद्योगिक न्यायाधिकरण, पांचवा किराया न्यायाधिकरण आदि ये प्रमुख है। इसके अलावा और भी न्यायाधिकरण बने हुए हैं। ये न्यायाधिकरण जो है वो किसी विशेष कार्य को देखते हैं। जैसे कि हम मान लें कि श्रम न्यायालय है तो श्रम से ये श्रम न्यायाधिकरण बना हुआ है, तो श्रम से संबंधित, मजदूरों से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो सबसे पहले श्रम न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय के पास जाएंगे। अगर हम औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात करें तो उद्योग से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारे औद्योगिक न्यायाधिकरण में जाएंगे। अब प्रश्न है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के प्रमुख संरक्षण कौन कौन से हैं। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के प्रमुख संरक्षण जो हैं वो पहला है संगठनात्मक संरक्षण, दूसरा है प्रक्रियात्मक संरक्षण और तीसरा है न्यायिक संरक्षण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य और अधिकार के विषय में अगर हम चर्चा करें तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य, उनके अधिकार, उनकी शक्तियां और कार्य करने की जो भी उनकी प्रक्रिया है उसका निर्धारण संसद अधिनियम बनाकर करती है। यानी संसद इसके लिए अधिनियम बनाती है और उस अधिनियम के अंतर्गत इनके सारे कार्य किए जाते हैं, इनको अधिकार दिए जाते हैं। इनके निर्णयों पर उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है सिवाय विशेष अनुमति याचिका को छोड़कर, और इनका प्रमुख कार्य है गैर सरकारी पक्ष द्वारा शासन के विरुद्ध दायर मामले को सुनवाई करके निर्णय देना। प्रशासनिक न्यायाधिकरण से सामान्य न्यायालय की तुलना में शीघ्र न्याय मिलता है। इनमें प्रशासकीय और न्यायिक क्षेत्र के अनुभवी सदस्य होते हैं जो प्रशासनिक पहलुओं को अच्छी तरह से जानते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं
कि विशेषज्ञ होते हैं। जिस विषय का न्यायाधिकरण बनाया गया है उस विषय के विशेषज्ञों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। उनकी जांच प्रक्रिया संक्षिप्त होती है और सरल होती है। इसके निर्णयों में परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन होता है। ये सरकार की निरंकुशता और मनमानी पर नियंत्रण रखते हैं, यानी सरकार इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। सरकार की निरंकुशता पर और सरकार की मनमानी पर ये न्यायाधिकरण नियंत्रण रखते हैं। अन्य लाभ इसके क्या हैं? तो अगर हम इसके अन्य लाभों की बात करें तो अन्य लाभ इसके हैं। सबसे पहला लाभ है सस्ता न्याय। इसमें हमें जो न्यायालय में जो खर्च होता है वो काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पर। और स्वयं विवेक का प्रयोग, यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं वो स्वयं विवेक का प्रयोग करते हैं। अगर लॉ में कोई चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, जो अपराध है उससे संबंधित अगर कोई विधि नहीं है तो न्यायालय अपने स्वयं विवेक से, अपनी समझ बूझ से इस मामले में डिसीजन दे देते हैं। तीसरा कि न्यायालयों का जो कार्यभार है वो हल्का करना, मतलब अगर न्यायाधिकरण में कोई केस चले गया है तो वो न्यायालय में नहीं जाएगा, वो यहीं पर उस केस का समाधान हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। तो न्यायालय पर जो अतिरिक्त कार्यभार है उससे न्यायालय को आज़ादी मिल जाएगी। और अधिक प्रगतिशील निर्णय, जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही प्रगतिशील होते हैं और इन निर्णयों को जो है हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इन निर्णयों पे विशेष मामलों में अपील की जो है वो अनुमति ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण की आलोचना की। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की आलोचना भी की जाती है, जैसे विधि के शासन का उल्लंघन करती है, न्याय की प्रक्रिया सामान्य न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है, इनके निर्णयों का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, इसमें उनके उल्लंघन की संभावना बनी रहती है। उपरोक्त अगर सभी गुण दोषों को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायाधिकरण से काफ़ी लाभ है और जो दोष हमें दिखाई देता है उनका उपाय किया जा सकता है। आधुनिक युग की ये एक नवीन प्रवृत्ति और आवश्यकता है जिसकी उपेक्षा करने का मतलब ये होता है कि जन शिकायतों को दूर करने वाले सस्ते शीघ्रगामी मंच को हटा देना, इन्हें समय की ज़रूरत के मुताबिक उपयोगी, विश्वसनीय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की। संविधान के अनुच्छेद 312A में इनका प्रावधान किया गया है। तदनुरूप केंद्र सरकार अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 312 में जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उसके विषय में बताया गया है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को अनुच्छेद 312 के तहत ही बनाया है। राज्यों के लिए भी ऐसे न्यायाधिकरण उनकी सिफारिश पर निर्मित किए जाएंगे। इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य है लोक सेवक जो जनता की सेवा के लिए हैं, अधिकारी हैं और शासन के मध्य लोक सेवकों की सेवा शर्तों जैसे उनका वेतन, पदोन्नति, स्थानांतरण, शास्ति आदि पर उत्पन्न विवादों का शीघ्र निर्णय करना। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो किस लिए बनाया गया है? लोक सेवकों और शासन के बीच के रिलेशन के लिए। और जैसे लोक सेवकों को अगर वेतन से संबंधित कोई समस्या है, उनकी पदोन्नति से या ट्रांसफ़र से संबंधित कोई समस्या है, कोई दंड से संबंधित समस्या, पनिशमेंट उनको मिल रहा हो, अगर इन सब को उनको शीघ्र निर्धारण चाहिए, निर्णय चाहिए, तो फिर वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जा सकते हैं। इसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है।
सिविल सेवा न्यायाधिकरण सिविल सेवकों की सेवा शर्तों की व्याख्या करके इस आधार पर उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा करती है। सिविल सेवा न्यायाधिकरण में सामान्यतः एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुछ संख्या में सदस्य होते हैं। इनके लिए न्यायिक या प्रशासनिक अनुभव की योग्यता रखी जाती है। सदस्यों के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष तक और सदस्यों के लिए 62 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित है और इन्हें राष्ट्रपति ही अपने पद से हटा सकते हैं। प्रशासनिक अधिनिर्णय की लोकप्रियता के कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो पहला कारण है सामान्य न्यायालयों की महंगे और जटिल प्रक्रिया के विपरीत न्यायाधिकरणों की सस्ती और संक्षिप्त प्रक्रिया। दूसरा, विशेषज्ञों का निर्णयों में सहयोग लेना संभव है इसमें। तीसरा, सामाजिक नीति को लागू करने में उपयोगी है। चौथा, ये स्वयं पहल कर सकते हैं। और पांचवा, रूढ़िवादी न्यायाधीशों के विपरीत प्रगतिशील जो प्रशासकीय है उनके निर्णय, यानी रूढ़िवादी न्यायाधीश का मतलब यहाँ क्या है कि न्यायालय में जो निर्णय किए जाते हैं वो विधि को देखकर किए जाते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, लेकिन न्यायाधिकरण में जो निर्णय किए जाते हैं वो विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है। तो उनके निर्णय जो होते हैं वो प्रशासकीय निर्णय होते हैं, प्रगतिशील निर्णय होते हैं, क्योंकि वो विधि से बंधे हुए नहीं होते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विषय में बहुत सारी बातों को समझा है, जाना है। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो, आपको पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।